टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे जो है अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये है टीएस इलियट की बायोग्राफी कोर्स जो कि 20 मिनट में कंप्लीट किया जाए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक और बहुत ही कम समय में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है आपकी रिवीजन हो जाए, इसलिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है। पीजीटी इंग्लिश के संदर्भ में ये सिलेबस में जो दिया गया है सारी राइटर की वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है। आप उसको अगर देख लेंगे तो एग्ज़ाम में टू दी पॉइंट जो क्वेश्चंस बनते हैं इससे इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हों टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और टीएस इलियट को महज 20 मिनट में कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट वर्क बायोग्राफी और इम्पॉर्टेंट कोट्स एमसीक्यू के साथ। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे पेशेंस के साथ तो इसके बाद आपको टीएस इलियट जो है वो पढ़ने की ज़रूरत और अदर साइड से नहीं पड़ेगी। कोशिश ये की जाती है कि कम समय में बहुत कुछ आप तक जो है पहुँचे एक वीडियो के माध्यम से। तो सुनिएगा ध्यान से, पहले एक नज़र समरी पे डालते हैं। टीएस इलियट जो है इनका नाम है थॉमस ईस्टर्न इलियट, पूरा नाम है। 1888 से लेकर के और ये 1965 का कालखंड टीएस इलियट का रहता है। मॉडर्न युग की जो है महानतम जो है साहित्यकार के तौर पे इन्हें जाना जाता है। 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1948 में, और नाटक, कविता और आलोचना तीनों क्षेत्र में इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो टीएस इलियट का जन्म याद रखिएगा 26 सितंबर जो है 1888 को जो हुआ था यूएसए में हुआ था। यूएसए में सेंट लुइस मिसौरी नामक प्लेस पे इनका जन्म जो है टीएस इलियट का होता है। इनके जो पूर्वज रहते थे वो इंग्लैंड में रहते थे और आगे चलकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ये बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं 1909 में टीएस इलियट। और 1910 से 11 का जो पीरियड रहता है ये जाते हैं वहाँ पे फ्रांस में भी अध्ययन करने जाते हैं और फिर हार्वर्ड लौट आते हैं। भारतीय दर्शन और संस्कृत का भी इन्होंने टीएस इलियट ने अध्ययन किया था। 1916 में जो है शोध पूरा करने के बाद जो है मौखिक जो परीक्षा होती है वाइवा वो ये नहीं देते हैं पीएचडी के लिए। कुल मिला के एलियट का जो प्रारंभिक जीवन रहता था, जैसे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफार्ट थी, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी थी, ये इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई थी, इससे इनकी पहचान हुई थी। उसके बाद एक लंबी कविता इनकी थी जिसका आपको यहाँ पे सन का जिक्र किया जाएगा अभी। द वेस्टलैंड थी 1922 में आई थी और एक मील का पत्थर जो है माना जाता है इसे। 4 क्वार्टेट्स आई थी जो कि 1943 में आई थी और इनकी एक महत्वपूर्ण ये रचना थी। आगे चलकर जो मॉडर्न कैथेड्रल थी, द कॉकटेल पार्टी भी प्रमुख तौर पे जो नाटक थे इनके। और देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी कुछ इनका योगदान था। आधुनिकतावादी जो आंदोलन होते थे ना उसमें बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लिए थे। आगे बताते तो 4 जनवरी 1965 को इनका देहांत हो जाता है टीएस इलियट का। अब यहाँ पे जो देखते हैं कि 1932 में जो स्विनी एगोनिस्टिस जो 1926 और 27 यहाँ पे दिया गया है ना, 1926 और 1927 से पहले प्रकाशित अंश है। 1934 में आई थी द रॉक, 1935 में आई थी मर्डर इन द कैथेड्रल, 1939 में आई थी द फैमिली रीयूनियन, 1949 में आई थी द कॉकटेल पार्टी, 1953 में आई द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, 1958 में जो थी द एल्डर स्टेट्स मैन थी। आगे बात करें लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्रोज के तौर पे तो 1920 में जो था इनके द्वारा जो किया गया था द सीक्रेट वुड जो था एक एस्से था ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म पे, कविता और आलोचना पर। और 1924 में आई थी जो है होमेज टू जॉन ड्राइडन, यहाँ पे जो 1924 में आई थी जॉन ड्राइडन को श्रद्धांजलि। और 1928 में आई थी फॉर लैंसलॉट एंड्रयूज आई थी एशियन स्टाइल एंड आर्डर, यानी कि शैली और व्यवस्था पर निबंध था एक। 1929 में आई थी दांटे और 1932 में आई थी सेलेक्टेड एस्से जो कि 1917 टू 1932 का पीरियड था। 1933 में आई थी द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, 33 में आई थी। 34 में जो थी आफ्टर ईस्टर्न गॉड्स प्राइमर ऑफ मॉडर्न्स। अब यहाँ पे जो 1934 में आई थी यहाँ पे विधर्म को लेकर के जो स्ट्रेस गार्ड के बाद जो आधुनिकता में आया था उसकी जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। और 1939 में आई थी द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी, ईसाई समाज को लेकर के आई थी। 1948 में आई थी नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर जो थी ये थी। कुछ इनके पोएम्स भी हैं। पोएट्री का जिक्र करते तो 1915 में
जो आई थी वो थी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफार्क थी। और उसके बाद 1917 में प्रोफरॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस थी। 1919 में पोएम्स थी इंक्लूड जो आई थी 1919 में जो था गेरोन्सन। और आगे चलकर 1922 में आई थी द वेस्टलैंड। और 25 में आई थी पोएम्स जो कि 1909 से 1925 में इंक्लूड्स थी। इसमें जो है द हॉलो मैन ये शामिल थी। और 27 में थी जर्नी ऑफ द मैगी, वन ऑफ द एरियल पोएम्स थी, एरियल कविताओं में से एक थी। 1930 में जो आई थी एस वेडनेसडे थी। और 1939 में ओल्ड पाशम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स थी। 1940 में जो आई थी ईस्ट कोकर आई थी, पार्ट्स ऑफ 4 क्वार्ट्स थे। और 1941 में बर्ंट नार्टन आई थी, 4 क्वार्टर्स का जो ये पार्ट था। द ड्राई जो है साल्वेज ये भी एक हिस्सा था क्वार्टर्स का। 1942 में जो थी वो लिटिल गिडिंग थी, ये भी पार्ट था क्वार्टर्स का। अब अगला है 43 में आई थी जो 4 क्वार्टेट्स जो थी, इसमें थी कलेक्टेड थी एडिशन जो था वो था बर्ंट नार्टन, ईस्ट कोकर, द ड्राई साल्वेज एंड लिटिल जो है गिडिंग ये थी। अब फटाफट एमसीक्यू देख लेते। टीएस इलियट वाज बॉर्न इन विच कंट्री, तो अभी आपको बताया गया था समरी में यूएसए में, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। ये यूएसए में जन्मे थे। कब इनका जन्म हुआ था इसका भी जिक्र आपको बताया गया था, तो कमेंट में पिन करिएगा ईयर कब इनका जन्म हुआ था। अगला कि व्हाट ईयर डिड टीएस इलियट रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, में कब ये नोबेल प्राइज रिसीव करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1948 में। विच लिटरेरी मूवमेंट इज टीएस इलियट प्राइमरली एसोसिएटेड विथ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा टीएस इलियट मुख्य रूप से जो कौन से जो है लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े थे, तो वो था मॉडर्निज्म से जुड़े थे। बिफोर बिकमिंग ऑफ ए फुल टाइम राइटर इलियट वर्क फॉर पीरियड एज ए, यहाँ पे पूछ रहा है पूर्णकालिक जो है राइटर बनने के पहले इलियट जो थे एक पीरियड तक जो है कौन सा काम किए थे, तो वो टीचर एंड बैंक कलर के तौर पे किए थे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टीएस इलियट मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल पोएम, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से आपको बताना है कि टीएस इलियट की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली जो कविता मानी जाती वो कौन है, तो द वेस्टलैंड राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ईयर आप मेंशन करिएगा, कमेंट में पिन करिएगा किस सन में आई थी। टीएस इलियट बिकम ए ब्रिटिश सिटीजन इन व्हाट ईयर, टीएस इलियट जो ब्रिटिश नागरिक जो बने थे वो ईयर था 1927, राइट ऑप्शन पी हो जाएगा। विच ऑफ इलियट्स प्ले ड्रामेटाइजेस द मर्डर ऑफ थॉमस बेकेट, यहाँ पे पूछा जा रहा है एलियट के जो है किस नाटक में जो है थॉमस बेकेट की हत्या का नाटकीय चित्रण जो है किया गया, तो वो नाटक का नाम है मर्डर इन द कैथेड्रल। इसका भी ईयर आप मेंशन करिएगा, कमेंट में पिन करिएगा। नेक्स्ट है कि द कलेक्शंस ऑफ पोएम्स 4 क्वार्टेट्स वाज पब्लिश्ड इन व्हाट ईयर, यानी कि कविताओं का संग्रह जो 4 क्वार्टेट्स था जो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द मिग्लियोर फेब्रो द बेटर क्राफ्ट्समैन टू होम द वेस्टलैंड वाज डेडिकेटेड, यानी कि मिग्लियोर फेब्रो जो एक बेटर क्राफ्ट्समैन था, शिल्पकार था, कौन था जिसे द वेस्टलैंड डेडिकेटेड यानी वेस्टलैंड समर्पित किया गया था, तो वो था एज़रा पाउंड, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि विच फेमस म्यूजिकल इज बेस्ड ऑन इलियट कलेक्शन ऑफ म्यूजिकल कैट पोएम्स, पूछ रहा है इसमें कि कौन सा प्रसिद्ध संगीत जो था वो एलियट के सन की यहाँ पे जो कैट पोएम्स है यानी कि कविताओं के संग्रह पर आधारित है, तो वो थी कैट्स, राइट ऑप्शन सी। अगला है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ टीएस इलियट, तो इनका नाम था थॉमस स्टर्न्स इलियट, पूरा नाम था। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफार्क हाउ डज प्रूफार्क मेजर्स आउट हिज लाइफ, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफार्क में प्रूफार्क अपने जीवन को कैसे जो है वो मापता है, मेजर करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन कॉफी स्पून्स, राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 है कि विच कॉन्सेप्ट सेंट्रल टू न्यू क्रिटिसिज्म वाज फेमसली आर्टिकुलेटेड बाय इलियट इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन कर रहा है कि न्यू क्रिटिसिज्म जो था सेंट्रल जो केंद्र में कौन सी न्यू क्रिटिसिज्म की एक अवधारणा एलियट ने अपने निबंध जो था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में प्रसिद्ध रूप से व्यक्त की थी, वो थी जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एंड राइट ऑप्शन भी होगा। अगला कह रहा है कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, यानी कि अप्रैल सबसे
क्रूर महीना है इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच इलियट पोएम। ये इलियट की किस कविता की शुरुआती पंक्ति है, तो वो है द वेस्टलैंड। राइट ऑप्शन सी होगा। और एलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच सिंबलिस्ट पोएट्स एंड द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट दैट इन्फ्लुएंस्ड एलियट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलियट जो थे फ्रेंच जो है सिंबलिस्ट यानी कि फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियां जो कवि थे, पोएट्स जो थे, एंड द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, और अंग्रेजी के जो कुछ मेटाफिजिकल पोएट्स थे इनसे प्रभावित थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमिनेंट मेटाफिजिकल, निम्नलिखित में से कौन से जो प्रमुख मेटाफिजिकल जो पोएट थे, कवि थे, जिसने जो है एलियट को प्रभावित किया। तो उनका नाम था जॉन डोने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी जर्नल एलियट फाउंडेड एंड एडिटेड फ्रॉम 1922 टू 1939 के पीरियड में एलियट के द्वारा स्थापित और जो प्रभावशाली साहित्यिक पत्रिका थी उसका नाम क्या था? नाम था द क्राइटेरियन। राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 करा कि विच ऑफ एलियट्स लेटर वर्क रिफ्लेक्ट हिज कन्वर्सन टू एंग्लिकनिज्म। यहाँ पे जो क्वेश्चन 17 में पूछ रहा है कि एलियट के बाद जो थी कौन सी रचना जो थी एंग्लिकन वाद में रूपांतरण को दर्शाती है, तो वो कविता थी जो है एश वेडनेसडे। इन द वेस्टलैंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट सेक्शन। द वेस्टलैंड में सबसे छोटा भाग कौन सा था? तो वो था डेथ बाय वाटर, यानी कि डेथ बाय वाटर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और 19 करा कि एलियट वर्कड फॉर विच पब्लिशिंग हाउस इवेंचुअली बिकम अ डायरेक्टर। तो ये पूछा जा रहा है कि एलियट ने जो प्रकाशन गृह के लिए काम किया था, तो लास्ट में उसमें क्या हुए थे? निदेशक बन गए थे। वो था फेबर एंड फेबर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोर क्वार्टेट्स। तो कौन सा फोर क्वार्टेट्स का जो है हिस्सा नहीं है? वो है द जर्नी ऑफ द मैगी। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल सबसे क्रूर महीना है। ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, यानी कि मृत भूमि से, और मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्मृति और इच्छा को मिलाता है। किससे जो है ये बकाइन के फूलों को उगाता है। स्टीयरिंग डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन, बसंत की बारिश के साथ जड़ों को हिलाता है। दिस फेमस ओपनिंग इज फ्रॉम विच पोएम। तो याद रखिएगा ये जो थी जो प्रसिद्ध शुरुआत जो कविता की होती है इस लाइन से, वो नाम रहता है द वेस्टलैंड। राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा वेस्टलैंड। और यहाँ पे जो आधुनिक कविता में एक मील का पत्थर माना, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में जो है यहाँ पे पूछा गया है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। कह रहा है कि क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ, डू आई डेयर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ डिस्टर्ब द यूनिवर्स, ब्रह्मांड को परेशान कर सकता हूँ। दिस लाइन एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ, यह पंक्ति जो भावना व्यक्त करती है वो कौन सी भावना व्यक्त करती है? तो यहाँ पे फियर एंड हेजिटेशन, यानी कि भय और संकोच। नेक्स्ट कर रहा है 23 कि आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ काफ़ी स्पून, मैंने अपने जीवन को काफ़ी के चम्मच से मापा है। दिस कोट इम्प्लाइज अ लाइफ ऑफ, ये जो उदाहरण दिया गया है जीवन का संकेत कौन सा देता है? तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है सी। अगला है कि वी आर हॉलो मैन, वी आर डिस्टर्ब्ड मैन, दिस कोट इज फ्रॉम पोएम एक्सप्लोरिंग थिंग्स। इसमें ये कह रहा है कि हम खोखले आदमी, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफड मैन, हम भरे हुए आदमी हैं। तो ये जो आता है यहाँ पे बताया जा रहा है ये लाइन जो स्पिरिचुअल इम्पिटेंस एंड डिसइल्यूशनमेंट। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है कि ह्यूमन काइंड, मानव जाति, कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी, बहुत कुछ सहन नहीं कर सकते वास्तविकता में। तो दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, ये कथन क्या सुझाता है? द फ्रेगिलिटी ऑफ ह्यूमन परसेप्शंस, यानी कि मानवीय धारणा की जो नाजुकता है उसके बारे में कह रहा है। अगला कह रहा है कि दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, इस तरह दुनिया खत्म होती, नॉट विद बैंक बट ए विम्पर, यानी कि धमाके के साथ नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ। तो जो ये पंक्ति है वो कविता का समापन करती कौन से? तो द हॉलो मैन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है 27 में कि आई सेड टू माई सोल, मैंने अपनी आत्मा से कहा, आई सेड टू माई सोल, बी स्टिल, शांत रहो, एंड वेट विदाउट होप, फॉर होप वुड बी होप फॉर द रॉन्ग थिंग।
मैंने अपनी आत्मा से कहा शांत रहो और बिना उम्मीद के इंतजार करो। फॉर होप वुड बी होप फॉर द रॉन्ग थिंग, क्योंकि उम्मीद गलत चीज की उम्मीद होगी। तो ये जो उदाहरण जो है ये राइट ऑप्शन से यहाँ पे जो ये दिखाता है कि स्टोइज्म एंड स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, यानी कि रूढ़वादिता और आध्यात्मिकता के अलगाव की बात करता है। अगला है कि एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और वास्तव में समय आएगा। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम टू वंडर डू आई डेयर, समय आएगा आश्चर्य करने के लिए, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ। डू आई डेयर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ। एंड डू आई डेयर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ। और ये जो रिपीटेशंस हुआ एम्फेसाइजेस जो है ये जोर देता है, किस पे जोर देता है, ये देता है इंडिसीजंस एंड एंजाइटी, यानी कि अनिर्णय और चिंता पर। नेक्स्ट कर रहा है कि द कम्युनिकेशंस ऑफ द डेड इज टंग्ड विथ फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग, मृतकों का संचार जीवितों की भाषा से परे आग की तरह होता। ऑफ द डेड इज टंग्ड विथ फायर बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग। तो जो ये पंक्ति दी गई, दिस लाइन स्पीक टू द पावर एंड माइस्ट्री ऑफ, जो है मिस्ट्री जो है, रहस्य जो है बयां करती है किसकी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है स्पिरिचुअल रिवेलेशंस, यानी कि आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन। बढ़ते हैं अगले की तरफ। टीच अस टू केयर एंड नॉट टू केयर, हमें परवाह करना और परवाह न करना सिखाएं। टीच अस टू सिट स्टिल, हमें शांत बैठना सिखाएं। इस पैराडॉक्स सजेस्ट अ बैलेंस बिटवीन, जो पैराडॉक्स ये विरोधाभास है जो संतुलन का सुझाव देता है वो कौन सा। तो इंगेजमेंट एंड डिटैचमेंट, यानी कि जुड़ाव और अलगाव का सुझाव जो है ये देता है जहाँ पे ये पैराडॉक्स है। अगला है फॉर आई हैव सीन them all, already seen them all, have seen the evening, mornings, afternoons. I have measured out my life with coffee spoons. The repetition of seen them all convey, क्वेश्चन कर रहा है कि for I have seen them all already, क्योंकि मैंने उन सभी को पहले ही देख लिया है। seen them all, पहले ही देख लिया, उन सभी को देख लिया है। have seen the evening, शाम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, यानी कि शाम, सुबह, दोपहर देखी। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ काफ़ी स्पून, मैंने अपने जीवन को काफ़ी की चम्मच से मापा है। और यहाँ पे कह रहा है कि द रिपीटेशन सीन देम ऑल, उन सभी को देखा। तो ये यहाँ पे जो रिपीटेशन जो हो रहा, तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे ये पता चलता है कि सेंस ऑफ वेयरनेस एंड बर्डम, यानी कि जो थकावट और ऊब की जो भावना होती उसका सेंस यहाँ पे मिलता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 32 कह रहा है कि दत्त ध्यानम दमत्या शांति है, शांति है, शांति, दीज संस्कृत वर्ड फीचर्ड इन द वेस्टलैंड रिप्रेजेंट। तो जो द वेस्टलैंड में दिखाए गए संस्कृत शब्द जो दर्शाते हैं क्या, दत्त दत्याधमम दमत्या शांति है, शांति है, शांति है। तो याद रखिएगा इसको, दत्तम दत्याधवम धम्यता शांति है, शांति है, शांति है। दिस संस्कृत वर्ड्स फीचर्ड इन द वेस्टलैंड रिप्रेजेंट। तो वेस्टलैंड में जो संस्कृत शब्द ये दर्शाते हैं ये कहते हैं फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग, सिंपैथाइजिंग एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जो सहानुभूति होती है और आत्मनियंत्रण की जो फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, दार्शनिक अवधारणा होती है, उसकी बात होती है। अब अगला देखते हैं, करेक्ट, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, ज्ञान में हमने जो बुद्धि खो दी है वो कहाँ है। वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, जानकारी में हमने जो ज्ञान खो दिया वह कहाँ है। दिस कोड क्रिटिक्स, तो ये जो आलोचना करता है उदाहरण ये है यहाँ पे राइट ऑप्शन, द फ्रेगमेंटेशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आधुनिक युग में समझ का जो विखंडन उम्र इन द मॉडर्न एज। अगला देखते हैं 34 कह रहा है कि वी शैल नॉट सीज, हम फॉर एक्सप्लोरेशन, हम अन्वेषण करना बंद नहीं करेंगे। एंड द एंड ऑफ ऑल आवर एक्सप्लोरिंग, और हमारे सभी अन्वेषणों का अंत विल बी टू अराइव वेयर वी स्टार्टेड, वहीं पहुंचना होगा जहां से हमने शुरुआत की थी। एंड नो द प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, और उस स्थान को पहली बार जानना होगा। दिस प्रोफाउंड स्टेटमेंट सजेस्टेड, ये कथन सुझाता है क्या कि साइक्लिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, यानी खोज और आत्म साक्षात्कार की समझ को। नेक्स्ट कह रहा कि आफ्टर सच नॉलेज, ऐसे ज्ञान के बाद व्हाट फॉरगिवनेस, क्या क्षमा। दिस लाइन्स जो है गिरोनसन इम्प्लाइज स्ट्रगल विद, तो जो ये गिरोनसन की ये पंक्ति संघर्ष का संकेत देती है कौन सा, गिल्ट एंड मोरल बर्डन, अपराध बोध और नैतिक बोझ की।
अगला करेगा ओल्ड मैन आउट टू बी एक्सप्लोरर्स दिस फोर्ट फ्रॉम ईस्ट कोकर। जो तो ईस्ट कोकर का जो ये उद्धरण जो एडवोकेट्स फॉर तो जो दिया गया है यहाँ पे करेक्ट ओल्ड मैन आउट टू बी एक्सप्लोरर्स, बूढ़े लोग को खोजकर्ता होना चाहिए। ईस्ट कोकर का ये उद्धरण जो है, ये जो वकालत कर रहा है वो किस चीज की कर रहा है? कंटिन्यूड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल सीकिंग, यानी कि निरंतर बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज की कर रहा है। अगला कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ द टाइमलेस, कालातीत का बिंदु जो है इज मेड इन टाइम, समय में बनता है। दिस स्टेटमेंट फ्रॉम यहाँ पे बर्ट नार्टन डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन, तो जो ये कथन जो है किसके बीच संबंध को संबंधित है ये, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला देखते हैं इन माई बिगिनिंग इज माई एंड, मेरा आरंभ मेरा अंत है। इन माई एंड इज माई बिगिनिंग, मेरे अंत मेरी शुरुआत है। तो यहाँ पे जो पैराडॉक्सल स्टेटमेंट ये दिया गया है, तो सेंट्रल थीम इन विच ऑफ एलियट्स मेजर वर्क, तो एलियट के जो है प्रमुख कृति के अंतर्गत ये केंद्रीय सब्जेक्ट यानी कि मेजर वर्क जो उनका था उसमें जो सेंट्रल थीम है वो कौन सा, तो ये है फोर क्वार्टेट्स, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन बाय डिस्ट्रैक्शंस, क्वेश्चन में कह रहा है कि विचलित से विचलित होना। दिस कोड डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ, ये उद्धरण जो ऐसी स्थिति का वर्णन करता है किसका? मेंटल फ्रेगमेंटेशंस एंड कांस्टेंट स्टिमुलेशंस, यानी कि मानसिक विखंडन और निरंतर उत्तेजना को। अब अगला क्वेश्चन करा कि इफ यू केम दिस वे, यदि आप इस रास्ते से आते हैं, टेकिंग माई रूट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम, यदि आप इस रास्ते से आते हैं, टेकिंग एनी रूट किसी भी मार्ग से, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वेयर कहीं से भी शुरू करते हैं, एट एनी टाइम और एट एनी सीजन किसी भी समय या किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में, इट वुड ऑलवेज बी द सेम, ये हमेशा एक जैसा होगा। यू वुड हैव टू पुट ऑप्शंस एंड नोटेशंस, आपको समझ और धारणा को त्यागना होगा। दिस कोट स्पीक टू द नेचर ऑफ दिस जर्नी दैट इज प्राइमरली, तो जो ये एक यात्रा की प्रकृति के बारे में बताता मुख्य रूप से जो है ये है राइट ऑप्शन स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक। तो टीएस इलियट के बारे में महज 20 मिनट से वीडियो में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट कोट्स क्या हैं, इनकी बायोग्राफी क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बात कहेंगे आपसे, याद रखिएगा कि ज़िंदगी में खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। ज़िंदगी में खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं, क्योंकि जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा।